गुड इवनिंग, जोहार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं प्रकाश पुद्दार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और आज मैं आप सभी के बीच जो टॉपिक लेकर आया हूं, जो सब्जेक्ट लेकर आया हूं, वो है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ झारखंड। हम लोग झारखंड की राज व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और हम लोग का ये थ्योरी क्लास है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लास मैंने हजारों लिए हैं यूट्यूब पे, आगे भी मैं लेना स्टार्ट करूंगा। ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस भी करा दूंगा सभी का, है ना। लेकिन इस वीक में मैं थ्योरी क्लासेस ले रहा था, ठीक है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं कि राज्य की जो राज्य व्यवस्था होती है ना, जो राज्य की विधायिका होती है, जो राज्य की कार्यपालिका होती है, वो किस प्रकार से काम करती है, ठीक है। उसके अलावा आप इससे, अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी पढ़े होंगे और अगर आप लोग राज्य की व्यवस्था को पढ़े होंगे तो कुछ ज्यादा अलग झारखंड की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। जब आप लोग संसद पढ़ते हैं और राज्य विधानमंडल पढ़ते हैं, ठीक है, तो झारखंड में भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हम लोग राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा झारखंड के संदर्भ में बात करेंगे। जैसे जब हम राज्य विधानमंडल पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं, हम लोग देखते हैं कि राज्य विधानमंडल में हम लोग राज्य के दोनों परिषदों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि राज्य विधानमंडल में भी दो परिषद होते हैं। एक होता है एक होता है आपका विधान सभा और एक होता है विधान परिषद, मतलब विधानमंडल के दो सदन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन झारखंड चूंकि एक सदनीय व्यवस्था यहां पर काम करती है, इसलिए हम लोग केवल एक सदन के बारे में ही जानेंगे। तो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और बेसिकली जब झारखंड के संदर्भ में हम लोग बातचीत करते हैं तो हम लोगों को यहां जब जब से राज्य बना तब से यहां की व्यवस्था किस प्रकार से रही, यहां कौन कौन राज्यपाल बने, यहां कौन कौन विधानसभा के स्पीकर बने, कौन कौन यहां पे मुख्यमंत्री बने, और यहां पर क्या राष्ट्रपति शासन भी लगा है या नहीं लगा है, इन सारी बातों को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आज काउंटडाउन भी चल रहा है। आज आप लोगों का ये परिवार करियर फाउंडेशन 2 लाख लोगों का परिवार भी आज होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों में से अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज 7 जुलाई भी है। आज महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन भी है। इस पर मैं दिन में सेशन एक लिया था, तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेंगे अंत में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आइए हम लोग झारखंड के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग जो बात करने वाले हैं, झारखंड की राज व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। किसके बारे में? हम लोग अभी झारखंड की राज व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। झारखंड की राज व्यवस्था, ठीक है। झारखंड की राज व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन झारखंड के संदर्भ में बात करें उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूंगा कैसे स्ट्रक्चर काम करता है। जैसे जब आप संसद पढ़ते हो, ठीक है, जब आप संसद पढ़ते हो तो आप लोगों को पता होगा कि संसद में आप 2 सदन पढ़ते हैं, ठीक है। एक आप पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में, एक आप पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में, तो दूसरा पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में, ठीक है। यही ना पढ़ते हैं। उसी प्रकार से जब आप राज्य विधानमंडल की बात करते हैं, राज्य विधानमंडल की बात करते हैं साथियों, तो आप लोग इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? राज्य विधानमंडल में क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो आप लोग विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं, विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं, तो दूसरा आप लोग विधान परिषद के बारे में बात करते हैं, ठीक है। विधान परिषद के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से संसद के 2 सदन होते हैं ये तो कंपलसरी है, लेकिन राज्य विधानसभा में, राज्य विधानमंडल में
ये तो कंपलसरी है, इसको स्टार मार्क लगा दो, लेकिन ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो झारखंड के संदर्भ में बात अगर हम करेंगे दोस्तों, तो झारखंड की जो विधानमंडल की व्यवस्था है, ठीक है, आप लोग पहले थोड़ा सा तुलना कर लीजिए। देखिए, हम लोग जब केंद्र के बारे में पढ़ते हैं, जब हम लोग संसद के बारे में पढ़ते हैं, तो यहां पर जो राष्ट्रपति की भूमिका होती है, संसद में जो राष्ट्रपति की भूमिका होती है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। ठीक है, जैसे संसद में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर किसकी भूमिका होती है साथियों? तो राज्य के अंदर राज्यपाल की भूमिका होती है। ठीक है, याद रखिएगा। जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री की भूमिका होती है, किनकी? केंद्र में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की भूमिका होती है, उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। ठीक है, केंद्र में जिस प्रकार प्रधानमंत्री की भूमिका होती है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। ठीक है, जिस प्रकार से लोकसभा में स्पीकर होते हैं, उसी प्रकार से विधानसभा में भी स्पीकर होते हैं। जिस प्रक्रिया से लोकसभा के स्पीकर चुने जाते हैं, उसी प्रक्रिया से विधानसभा के भी स्पीकर चुने जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से लोकसभा में उपसभापति होते हैं, उसी तरह राज्य में भी पैनलिस्ट होते हैं, जो कि सभापति के एब्सेंस में काम करते हैं। ठीक है, वीदा शाह जी, पहले वाली बुक अगर आप ले लिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसी को पढ़िए। ठीक है, नई लेने की बार बार जरूरत नहीं है। जो पहले ले चुके हैं हमारी किताब, वो उसी से कर लेंगे। बस हमारे साथ फॉलो करते रहिए। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको बता देंगे। ठीक है, वीना शाह जी, पहले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, हम लोग झारखंड के संदर्भ में बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू करें हम झारखंड की पॉलिटिकल सिस्टम को समझना। तो चलिए झारखंड के पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ झारखंड। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ झारखंड, इसको बोलेंगे झारखंड की राज्य व्यवस्था। झारखंड की राज्य व्यवस्था या फिर झारखंड पॉलिटी। झारखंड पॉलिटी। ठीक है, सबसे पहली बात जो ये आती है झारखंड के संदर्भ में, कि चूंकि आप लोग भारत के संविधान का पहला अनुसूची पढ़ चुके हैं, भारत के संविधान का पहला भाग भी पढ़ चुके हैं, और आप लोगों को पता होगा कि भारत का संविधान का पहला भाग का पहला आर्टिकल ही ये कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, आर्टिकल 1 ही ये कहता है दोस्तों, आप लोग को पता होगा, आर्टिकल 1 ही ये कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत एक राज्यों का संघ है, और इसका मतलब ये होता है, इसका अगर आप अर्थात निकालना चाहें तो यही होता है कि भारत इन राज्यों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है,
इसका मतलब यह भी हुआ कि यहां संघ शक्तिशाली है। ठीक है, क्योंकि राज्यों से बना हुआ संघ है और संघ शक्तिशाली है, यानी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात कि जो राज्य हैं उनको संघ की तुलना में शक्तियां भी कम दी गई है, ज्यादातर शक्तियां संघ में विद्यमान है। ठीक है, ज्यादातर शक्तियां संघ में विद्यमान है। तो उसी तरह 2000 ईस्वी तक झारखंड कोई राज्य नहीं था। 2000 ईस्वी से पहले झारखंड बिहार राज्य का हिस्सा था। तो जब भी हम झारखंड की पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले किसी भी राज्य की राज्य व्यवस्था पढ़ने के लिए उस राज्य कैसे अस्तित्व में आया उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 15 नवंबर वो डेट था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार प्रांत के दक्षिणी भाग बिहार प्रांत के दक्षिणी भाग जो कि पूरा बिहार प्रांत का उस समय का 46% हिस्से को अलग करके झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। ठीक है, इस झारखंड के साथ दो और राज्य अस्तित्व में आए थे। 26वें राज्य के रूप में जो अस्तित्व में आया था उस समय वो था आपका छत्तीसगढ़। और 27वें राज्य के रूप में जो अस्तित्व में आया था वो था उत्तरांचल था उस समय। उत्तरांचल जो कि बाद में क्या बन गया, उत्तराखंड। 2006 से इसको उत्तराखंड कह लेने लगे। ठीक है, इन्हीं दो राज्यों के साथ झारखंड अस्तित्व में आया। अब इसके अस्तित्व में आने की कहानी क्या है दोस्तों? ये झारखंड जो अस्तित्व में आया है क्या भाषा के आधार पर आया है? नहीं दोस्तों। किस आधार पर आया, क्यों आया झारखंड? झारखंड नया राज्य क्यों बना? आखिर रीजंस को समझना होगा ना। जब बिहार प्रांत का हिस्सा था तो झारखंड अलग राज्य क्यों बना? कोई भी राज्य के अलग होने का कोई ना कोई रीजन होता है। चाहे वो रीजन भाषा भी हो सकता है, वो रीजन भौगोलिक भी हो सकता है, वो रीजन सामाजिक भी हो सकता है। मैं अगर कहूं दोस्तों, अगर पूरी चीजों को समझते हैं तो हम लोग ये समझ पाते हैं कि झारखंड को अलग होने के पीछे जो रीजंस थे, जो कारण थे, एक सबसे बड़ा कारण जो था एक तो था भौगोलिक कारण। ठीक है, भौगोलिक कारण यह था दोस्तों क्योंकि बिहार की अगर भूमि को आप देखेंगे और झारखंड की भूमि को अगर आप देखेंगे तो दोनों में आप लोगों को काफी डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, कैसे? झारखंड पूरा पठारी भूभाग है। बिहार से अगर आप तुलना करके देखिए तो झारखंड में चाहे आप छोटा नागपुर का पठार ले लें, चाहे आप संथाल परगना का पठार ले लें, झारखंड पूरा का पूरा पठारी भूभाग है। ठीक है, झारखंड में समतल भूमि बहुत कम है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण तो हुआ ही। दूसरा रीजन मैं कहूंगा दोस्तों, दूसरा जो रीजन रहा झारखंड को अलग राज्य बनाने के पीछे वो रहा राजनीतिक कारण।
ठीक है। राजनीतिक कारण कैसे? झारखंड को अलग राज्य बनाने के पीछे जो पॉलिटिकल रीजन थे वो ये थे कि जो पूरा बिहार प्रांत था दोस्तों, मान लीजिए बिहार प्रांत है, इस बिहार प्रांत में जो शासन चल रहा था वर्षों से, 1912 से आप काउंट कीजिए या उड़ीसा के अलग होने के बाद 1936 से काउंट कीजिए, तो उस प्रांत में दक्षिणी बिहार को कह सकते हैं कि उस शासन में उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा जितना उसे मिलना चाहिए था। आखिर 46% भूभाग अलग हुआ, इस 46% भूभाग को प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए था वहां की शासन व्यवस्था में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आप लोगों को ये जानकारी होगा कि पूरा जब से आप काउंट कीजिएगा पीछे से, अगर हम 1936 से ही काउंट करना स्टार्ट करें उड़ीसा के अलग होने के बाद, तब से लेकर के 2000 ईस्वी तक इतने सारे मुख्यमंत्री बने बिहार प्रांत के, लेकिन उसमें केवल 2 ही ऐसे नाम हैं मुख्यमंत्री के तौर पर जो कि इस हिस्से के थे, यानी दक्षिणी बिहार का यह हिस्सा, झारखंड का हिस्सा, इस हिस्से से मुख्यमंत्री अगर कोई बना तो 2 ही बने। ठीक है, पहले विनोदानंद झा एक नाम आता है और एक और नाम क्या आता है आप लोग को बताना है। 2 ही ऐसे नेता रहे जो बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री बने। दूसरी बात, भौगोलिक रीजन में या फिर सामाजिक रीजन भी हम कह सकते हैं कि जनजातियों की बहुलता इस क्षेत्र में थी, है ना। इस क्षेत्र में जनजातियों की बहुलता होने की वजह से क्या हुआ कि जनजातियों को वहां पे प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था। जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व जनजातियों को मिलना चाहिए था वहां की सरकार में, वो नहीं मिल पा रहा था। तो कई सारे रीजंस रहे जिसके कारण लंबे समय तक झारखंड आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया, और उन्हीं आंदोलनकारियों के संघर्ष का परिणाम रहा कि एक लंबी लड़ाई के बाद झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, जिस बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के तहत झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, उसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक बिहार विधानसभा में कब पारित हुआ? सवाल नंबर मेरा 1 ये है। दूसरा सवाल है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से कब पास हुआ? दूसरा सवाल मेरा ये है। तीसरा सवाल है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा से कब पारित हुआ? और चौथा सवाल है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति की मुहर कब लगी? ये 4 सवाल का जवाब मैं आप लोगों से चाहूंगा। चूंकि मैं पहले भी आप लोगों की क्लासेस ले चुका हूं दोस्तों, इस टॉपिक पे कोई नया नहीं ले रहा हूं, पहले भी कई बार ले चुका हूं, तो आप लोग मुझे बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में। मुझे उम्मीद है कि लगभग 500 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो इसमें सैकड़ों लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। ठीक है, तो झारखंड राज्य जिस बिल के बाद, विधेयक बनने के बाद अस्तित्व में आया, वो विधेयक का नाम क्या है दोस्तों? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। चलिए, मैंने इसके बारे में 4 सवाल आप लोगों से किया है। ठीक है, कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक बिहार विधानसभा में कब पास हुआ, लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, और
राष्ट्रपति का मुहर कब लगा? ठीक है, क्योंकि इसी विधेयक के तहत झारखंड राज्य अस्तित्व में आया दोस्तों, है ना। चलिए फटाफट बताइए मुझे, इतने लोग हैं अभी लाइव और आंसर नहीं दे रहे हैं बहुत लोग। एक एक करके बताइए, सारा बताइए, अलग अलग लिख करके, ऐसे नहीं तुक्केबाजी में नहीं। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट आंसर कीजिए साथियों, जितने भी लोग लाइव हैं। चलिए विप्लव का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, विप्लव का आंसर आ चुका है और भी बहुत लोग आंसर किए हैं। ये जो डेट है साथियों, इस डेट को ध्यान रखिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार राज्य में विधानसभा में ये पास हो गया। ठीक है, अगर हम लोकसभा की बात करें साथियों, तो ये 2 अगस्त का डेट है। 2 अगस्त को ये लोकसभा में पास हो गया। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 11 अगस्त 2000 ईस्वी, ये भी 2000 है, ठीक है। 11 अगस्त 2000 ईस्वी को ये राज्यसभा से पारित हो गया और राष्ट्रपति जी ने भी बिल्कुल देरी नहीं की। 25 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति का मुहर लग गया। ठीक है, 25 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति का भी मुहर इसमें बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक में लग गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए क्या क्या यहां पर और जानना है आप लोग। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक बिहार विधानसभा से 25 अप्रैल 2000 को पारित हुआ। तो यहां से भी कुछ सवाल बनेंगे। एक सवाल बनेंगे कि इस समय मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो इस समय बिहार राज्य की जो मुख्यमंत्री थी वो राबड़ी देवी थी। ठीक है, एक सवाल और बनेगा कि इस समय राज्यपाल कौन थे। तो राज्यपाल थे दोस्तों वीसी पांडे। वीसी पांडे, ठीक है। जिस समय बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक बिहार विधानसभा से पारित होता है उस समय मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी। और राज्यपाल कौन थे? तो वीसी पांडे उस समय राज्यपाल थे। ठीक है, लोकसभा की बात करते हैं और राज्यसभा की बात करते हैं तो उस समय आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे दोस्तों? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे ये प्रधानमंत्री थे। एक और पद इंपॉर्टेंट हो जाता है राज्यों के गठन से संबंधित। ठीक है, राज्यों के गठन से संबंधित एक और पद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हाल में आप लोगों ने कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनते देखा। ठीक है, तो एक और पद इंपॉर्टेंट है कि जिस समय झारखंड राज्य अलग किया गया, इस तरह के डिसीजंस लेने में होम मिनिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, राज्य को अलग करना, इस तरह के डिसीजन लेने में होम मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि राज्य अलग होता है तो कई सारे विरोध प्रदर्शन होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो होम मिनिस्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप लोग मुझे यह बताइए कि जिस समय झारखंड राज्य अलग हुआ था उस समय होम मिनिस्टर कौन थे? इस तरह के कड़े डिसीजन लेने वाले होम मिनिस्टर कौन थे? मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग जवाब दें।
कोई भी किताब में ये बातें नहीं लिखी हुई है। मैं कुछ आपका पढ़ाया हुआ आपके किताब से मैच करता है। क्यों नहीं मैच करेगा भाई? जो मेरे दिमाग में है, जो चीजें हैं, वही सारी चीजें मैं आप किताबों में डाला हूं। चलिए, कितने लोग बता पाते हैं? बताइए मुझे, होम मिनिस्टर कौन थे? प्रेसिडेंट तो सबको याद है। प्रेसिडेंट तो सबको याद है। प्रेसिडेंट उस समय जो थे वो के आर नारायणन थे। के आर नारायणन। के आर नारायणन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने मुहर लगाया था 25 अगस्त को। लेकिन मैं आप लोगों से होम मिनिस्टर पूछ रहा हूं दोस्तों, ठीक है? उस समय होम मिनिस्टर जो थे वो एल के आडवाणी थे। लाल कृष्ण आडवाणी उस समय गृह मंत्री थे दोस्तों, ठीक है? और बहुत लोगों ने इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है। रंजीत कुमार महतो जी, आपका स्वागत है। करियर फाउंडेशन में आपकी पहली क्लास है, तो आप भी आज 2 लाख के परिवार में शामिल होने वाले हैं। आज आप सभी का अपना करियर फाउंडेशन का सफर 2 लाख के परिवार का होने वाला है। तो आप लोग, जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और काउंटडाउन को आज जल्दी कीजिए, नहीं तो पता चला कि मैं सोया रहूंगा 12 बजे, 2 बजे रात को आप लोग 2 लाख कंप्लीट करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। जल्दी करिए सब लोग। चलिए, रंजीत कुमार महतो, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। तो दोस्तों, लोकसभा में पारित हुआ था 2 अगस्त। और ये बातें याद हो गई नहीं? सारी बातें आप लोगों को, ये बातें आप लोगों को सारी बातें याद हो गई ना? तो इस प्रकार से ये डेट इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ 15 नवंबर का वो डेट इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है वो भारत के भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है, और पूरी व्यवस्था बदल जाती है झारखंड की। यानी झारखंड एक नया राज्य बना, तो झारखंड को एक नए हाईकोर्ट की जरूरत पड़ी, है ना? हालांकि कई सारे राज्यों में ऐसा होता है कि एक हाईकोर्ट से कई कई सारे राज्यों का काम चलता है, ठीक है? लेकिन उस समय झारखंड को तुरंत एक नया हाईकोर्ट मिला। पहले से ही बेंच चल रही थी पटना हाईकोर्ट की, रांची के अंदर, ठीक है? कितना स्टूडेंट बाकी है सर 2 लाख होने में? 2 लाख होने में मात्र 200 स्टूडेंट बाकी है। ई आर अजय, चलिए, तो ये बातें क्लियर हो गई दोस्तों। यहां तक कोई डाउट तो नहीं रह गया आप लोगों को? इसके पहले की कहानी अलग है। इसके पहले की कहानी है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की कहानी, ठीक है? और राज्य निर्माण आंदोलन की कहानी की जब हम बात करते हैं तो उसकी कहानी शुरू होती है वर्ष 1912 से, और वो कहानी अंत होती है 2000 में, ठीक है? इसके बीच में झारखंड को अलग करने के लिए, झारखंड को अधिकार दिलाने के लिए कई सारे बड़े बड़े आंदोलन हुए। झारखंड पार्टी बना, आदिवासी महासभा बना, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा बना, कई सारे छोटे छोटे संगठन बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा बना, जो अभी सत्ता में भी है झारखंड में। तो इन सभी संगठनों ने मिलकर के झारखंड की लड़ाई में जोर शोर से हिस्सा लिया। कई लोग शहीद हुए, कई लोगों ने अपने बलिदान दिए इस लड़ाई में अपने हक अधिकार के लिए। तब जाकर के 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग हुआ। ये बातें अगर आप लोगों को यहां तक क्लियर हो चुकी है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और पॉलिटिकल सिस्टम को बताने का मैं प्रयास करता हूं, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके इधर साइड कर देता हूं, ताकि आप लोगों को रिवाइज भी करा सकूं बार बार, ठीक है? ये यहां पर मैंने इसे साइड कर दिया, ठीक है? अब चलिए हम लोग बात करते हैं। अब झारखंड तो बन गया दोस्तों, है ना? झारखंड तो बन गया। अब झारखंड बन जाने के बाद यहां की जो व्यवस्था बनी, उसमें क्या बनी? यहां की जो विधायिका है, विधायिका समझते हैं ना आप लोग? विधायिका समझते हैं ना? विधायिका मतलब जिनका काम कानून बनाने का है,
कार्यपालिका जिनका काम जो लॉज होते हैं उसको इंप्लीमेंट करने का है। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्यायपालिका का काम होता है कि वो न्यायपालिका का काम होता है कि न्याय व्यवस्था को ठीक रखना, है ना। तो झारखंड की जो विधायिका है, झारखंड को कैसी विधायिका मिली? झारखंड की विधायिका, विधायिका का मतलब आप लोग लेडी विधायक मत समझ लेना, ठीक है। कुछ लोग महिला विधायकों को विधायिका बोल देते हैं, विधायिका नहीं होती, वो भी विधायक ही होती है, समझे। विधायिका का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो कानून बनाने का जिनको अधिकार होता है। और झारखंड की जो विधायिका है वो कैसी है? एक सदनीय है। और एक सदनीय का मतलब ये हुआ दोस्तों, एक सदनीय का मतलब ये हुआ कि यहां पर केवल और केवल विधानसभा है, ठीक है। क्या है? केवल और केवल विधानसभा है, ठीक है। यहां पे केवल और केवल विधानसभा है दोस्तों। और इस विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा का जो चुनाव होता है, सभी को पता है कि विधानसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग ही चुन करके भेजते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हम लोग चुन करके भेजते हैं। और यही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिस पार्टी को बहुमत होता है उस पार्टी की सरकार बनती है ना। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग चुन करके भेजते हैं। और अगर हम झारखंड के संदर्भ में बात करें तो इस एमएलए की संख्या झारखंड में अभी अगर हम अगले चुनाव में जाएंगे तो टोटल संख्या हो जाएगी 81, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 82 है, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन होता रहा है अब तक। अब उस सदस्य के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है ना। एंग्लो इंडियन सदस्य के प्रावधान को कर दिया गया है समाप्त। लेकिन पिछले बार एंग्लो इंडियन सदस्य को चुना गया था, तो उनको बीच में तो नहीं हटा दिया जाएगा ना, हा? उसको बीच में नहीं हटाया जा सकता है। तो 5 साल तो ये रहेंगे ही रहेंगे। इसके बाद कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं बनेंगे, ठीक है। हाँ, मैं यहां पर बता रहा था इस प्रकार से झारखंड राज्य बना। तो यहां पर आप लोग को यह भी बात याद रखना है कि झारखंड राज्य जब बन गया तो प्रथम मुख्यमंत्री जो बनाए गए, अभी मैं आता हूं उसमें, प्रथम मुख्यमंत्री जो बनाए गए वो बनाए गए बाबूलाल मरांडी, ठीक है। चूंकि इस पोर्शन में बीजेपी को बहुमत था तो बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, ठीक है, नेता थे, इनको बनाया गया। और जो प्रथम राज्यपाल जो झारखंड के बने, प्रथम राज्यपाल जो झारखंड के बनते हैं वो कौन बनते हैं? प्रभात कुमार, ठीक है। कौन? प्रभात कुमार, ओके। अब हम 81 विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं यहां पर साथियों। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस 81 विधानसभा सदस्यों में एक आप अलग से मनोनयन वाला एक एंग्लो इंडियन को अलग रख लो, अभी हैं एंग्लो इंडियन, अभी हैं, लेकिन अगली बार से नहीं रहेंगे। कौन सा संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियन के प्रावधान को समाप्त किया गया है, संसद से भी और विधानसभा से भी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत एंग्लो इंडियन के प्रावधान को कर दिया गया है समाप्त? कमेंट करके बताइए। अभी 81 विधानसभा में जो रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है, जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि इसमें कितने सीट किसके लिए रिजर्व है ना, कितने सीट किसके लिए रिजर्व है। तो दोस्तों इसमें 44 सीट जो है वो अनरिजर्व है, 44 सीट जो है वो क्या है? अनरिजर्व कैटेगरी का है, ठीक है। चलिए मुझे कमेंट करके बताते रहिए आप लोग को पहले से भी याद है ना। 44 सीट जो है वो अनरिजर्व है। चलिए हाँ, 104वां संविधान संशोधन, बहुत बढ़िया आप लोगों ने जवाब दिया है। 104वां संविधान संशोधन के तहत
एंग्लो इंडियन समुदाय का जो रिजर्वेशन हर 10 साल के लिए बढ़ा दिया जा रहा था, उसे इस बार नहीं बढ़ाया गया। इसका मतलब ऑटोमेटिकली एंग्लो इंडियन सदस्यों का प्रावधान समाप्त हो जाएगा। ये हर बार होता था कि 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था, ठीक है, लेकिन वो बढ़ाया नहीं गया इस बार, तो समाप्त हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 44 अनरिजर्व है दोस्तों। एसटी को मिला है 28 सीट, बिल्कुल सही कहा आपने। 28 सीट झारखंड में शेड्यूल ट्राइब को मिला है, और 9 सीट जो मिला है वो शेड्यूल कास्ट को मिला है, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, 44 और 9 कितना होता है? 44 और 9 कितना होता है? 53 होता है। और 53 और 20 कितना होता है? 73 होता है। और 73 और 8 कितना होता है? 81 होता है। तो इस प्रकार से 81 विधानसभा सीटें हो गई। अब दोस्तों, इस 81 विधानसभा सीटों में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में नहीं, लोकसभा क्षेत्र में वो बातें हम लोग पढ़ते हैं, है ना। एक नया चीज मेरे दिमाग में आया है जिस पर मैं आज रिसर्च करूंगा कि सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र और सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। ये कभी माइंड में नहीं आया था ना किसी किताब में है, क्या है पहले से दिमाग में आप लोगों के? नहीं, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र है। सिंहभूम जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि लोकसभा क्षेत्र सबसे बड़ा और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चतरा, ठीक है, वो लोकसभा में पढ़ते हैं, राज्यसभा वो विधानसभा में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज हम मेरे दिमाग में अभी आया है तो इस पर मैं थोड़ा सा देख लूंगा, क्योंकि ये पहली बार मेरे दिमाग में अचानक से पढ़ाते हुए आ गया है, ठीक है। 126वां संशोधन क्या है? वो एक्ट नहीं बना था, 126वां बिल था वो। पहले क्या होता है ना, कोई भी संशोधन के लिए एक बिल आता है और बिल के बाद वो बन जाता है क्या? विधेयक बनता है, ठीक है, सॉरी, अधिनियम बनता है। क्या बनता है? अधिनियम बनता है। तो पहले वो विधेयक था, बाद में अधिनियम बनता है। विधेयक का मतलब वो अभी पारित नहीं हुआ है, और अधिनियम का मतलब ये हुआ कि वो पारित हो चुका है। ये डिफरेंस है। 126वां जरूर था वो, लेकिन 104वां वो चूंकि पारित हो गया तो 104वां बच गया वो, ठीक है। चलिए, रंजीत कुमार महतो बार बार कमेंट कर रहे हैं मैं कहां से हूं। बिल्कुल, आप रामगढ़ से हैं, अच्छी बात है। तो अब ये एक सवाल यहां पर और भी क्रिएट होता है दोस्तों, कि एक सवाल है हमारा आपसे, जितने भी विधानसभा सीट हैं, जो जिले में विधानसभा सीट हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके सभी विधानसभा सीट शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा सभी लोग, ऐसे कौन कौन से जिले हैं झारखंड के जिसके सभी सीट रिजर्व हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए, सारे सीट रिजर्व हैं। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, कमेंट भी आने लग गए हैं, बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं अभी तक। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गुमला और लोहरदगा, गुमला और लोहरदगा, ये दो ऐसे जिले हैं जिसमें सभी के सभी विधानसभा सीटें शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है, ठीक है। सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। कौन कौन सा है? गुमला और लोहरदगा, गुमला और
लोहरदगा, दो दो ऐसी हैं। ठीक है साथियों, क्लियर है सभी का? चलिए, तो यहां तक क्लियर। हम लोग विधानसभा के स्वरूप को हम लोगों ने देख लिया, किस प्रकार का हमारा विधानसभा है, एक सदनीय है, कैसे काम करता है। हाँ, यहां पर मैंने आपको बताया प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने, प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार बने, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का भी नाम याद रखिएगा, झारखंड के प्रथम, दिख रहा है सबको? लिख रहा हूं तो कट जा रहा है। यहां पर मैंने आपको बताया झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष बने थे इंदर सिंह नामधारी, इंदर सिंह नामधारी। ठीक है, और ये 3 बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रहे, सबसे ज्यादा बार यही रहे हैं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। ठीक है, उसके बाद प्रथम उपाध्यक्ष भी पूछ देता है कई बार। प्रथम उपाध्यक्ष जो विधानसभा के थे वो थे बागुन सुमरई। कौन थे? बागुन सुमरई प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष थे झारखंड के। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, है ना? चलिए कमेंट कीजिए सारे लोग, प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। चलिए बहुत बढ़िया, स्टीफन मरांडी। स्टीफन मरांडी विपक्ष के प्रथम विपक्ष के नेता थे झारखंड के, ये बात भी याद रखिएगा। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे, प्रथम उपाध्यक्ष बागुन सुमरई थे, और प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी को बनाया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए, सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और 2 लाख सब्सक्राइबर आज होने वाला है, आज रात तक हो जाए या फिर कल मॉर्निंग तक हो जाए। इस 2 लाख सब्सक्राइबर पर मैं आप लोगों को सरप्राइज भी दूंगा, कुछ नया आप लोगों को सुनने को मिलेगा। ठीक है, कुछ बड़ा तोहफा कहिए या फिर सरप्राइज कहिए, वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा, लेकिन कुछ अलग हटके हम इस 2 लाख सब्सक्राइबर के बाद घोषणा करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात थोड़ा सा कर लेते हैं लोकसभा सीटों की। तो झारखंड की जो व्यवस्था है, जो हमारे शासन की व्यवस्था है झारखंड की, उसमें झारखंड से टोटल 20 सांसद चुन कर जाते हैं। सांसद कहने का मतलब इसमें लोकसभा के भी सांसद आते हैं, इसमें राज्यसभा के भी सांसद आते हैं। ठीक है, तो सांसदों की जो संख्या है दोस्तों, जो सांसदों की संख्या है उसकी अगर हम बात करें, झारखंड में सांसदों की संख्या, सांसदों की संख्या, ठीक है, तो सांसदों की संख्या की बात करें तो इसकी संख्या है टोटल 20। ठीक है, 20 में से 6 है राज्यसभा का। ठीक है, और 14 है लोकसभा का। अब राज्यसभा में तो रिजर्वेशन नहीं है, जो लोकसभा है उसमें रिजर्वेशन की बात करें साथियों, कमेंट कीजिए आप लोग, कितनी कितनी सीटें किसके लिए रिजर्व है। तो इसमें एक सीट जो है एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। ठीक है, एक सीट किसके लिए रिजर्व है? अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। 8 सीटें इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की है। ठीक है, 8 मतलब
8 सीटें जनरल है ना, और 5 सीटें जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व है। ठीक है, इस लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो 14 लोकसभा सीटों में से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र सिंहभूम लोकसभा है। सिंहभूम लोकसभा है जिसके सांसद अभी वर्तमान में गीता कोड़ा है कांग्रेस से। और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र, सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चतरा लोकसभा है। ठीक है, सबसे छोटा लोकसभा कौन सा है? तो चतरा लोकसभा सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, समझ आप लोग को? चलिए, झारखंड बनने के बाद यहां पर लंबे समय तक अस्थिरता का दौर रहा। पहले मुख्यमंत्री के तौर पर बाबूलाल मरांडी ने शपथ लिया था वर्ष 2000 में। उसके बाद उनको 3 वर्ष बाद ही मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद अर्जुन मुंडा भी उसी सरकार में मुख्यमंत्री बनते हैं, है ना। उसके बाद सरकार गिरी, मतलब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो अब तक जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें से एक बार बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने हैं। 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ अर्जुन मुंडा ले चुके हैं। 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भले ही उनका छोटा छोटा कार्यकाल रहा हो, शिबू सोरेन ले चुके हैं। ध्यान से लिखते जाइएगा आप लोग जो लिख रहे हैं, है ना। अर्जुन मुंडा 3 बार शपथ ले चुके हैं झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर। बाबूलाल मरांडी 1 बार, शिबू सोरेन भी 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं, भले उनका एक कार्यकाल बहुत छोटा भी था। ठीक है, एक बार झारखंड के, क्या पूरे भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि झारखंड का मुख्यमंत्री कोई निर्दलीय उम्मीदवार बना। कोई निर्दलीय विधायक जो किसी भी दल से नहीं था वो झारखंड का मुख्यमंत्री बना। ये पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। मधु कोड़ा एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे। उसके बाद हेमंत सोरेन झारखंड के 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, इस बार को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो। और एक मर्तबा रघुवर दास जो एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है झारखंड के। ठीक है, झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो मधु कोड़ा हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे रघुवर दास की बात करें, तो ये 6 जो नाम मैंने लिया, इन 6 नामों में केवल और केवल रघुवर दास ही ऐसे रहे जो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड में शपथ ग्रहण किया और 5 साल अपना कार्यकाल भी उन्होंने पूरा किया। ठीक है, अभी तक में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये पूरा टेन्योर जब हो जाएगा कंप्लीट हेमंत सोरेन का, तो वो सबसे लंबे टाइम तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहने का उनको गौरव प्राप्त हो जाएगा। अभी तक ये गौरव अर्जुन मुंडा को प्राप्त है। अलग अलग टर्म्स में अर्जुन मुंडा के अगर हम कार्यकाल को जोड़ें तो सबसे लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन का 2 कार्यकाल, एक पूरा कार्यकाल और एक आधा कार्यकाल को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हेमंत सोरेन सबसे लंबे समय तक झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर रह चुके होंगे। ठीक है, इस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में आपने देखा कि झारखंड के इतिहास में पिछले 23 सालों में कितने सारे मुख्यमंत्री बदले, कितनी बार सरकारें गिरी। इस बीच में 3 बार ऐसा भी हुआ कि 3 बार झारखंड के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। ठीक है, 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन भी लगा।
ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम आज के इस क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स पूरा समझने का कोशिश किया, बाकी लिस्ट आप लोग को मैं बता दूंगा, ठीक है। और मैं बीच बीच में क्लासेस लेते आऊंगा। आप लोग बस लगातार करियर फाउंडेशन के साथ इसी प्रकार बने रहें, हमारे इस परिवार में जुड़ जाएं सभी लोग। और मैं इतना गारंटी देता हूं दोस्तों कि जो चीजें हमारी टीम, हमारे फैकल्टीज और हम लोग जो भी पढ़ाते हैं वो टू दी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के साथ साथ आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी बढ़ाना होता है, ठीक है। और यही वजह है कि हम लोगों का जो पढ़ाने का तरीका है आप लोग खुद कंपैरिजन कर सकते हैं। हम लोग एग्जाम क्रैकिंग अप्रोच के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हम इस तरीके से पढ़ाएंगे जिससे आपको अपने आप में पता चलेगा कि ऐसे प्रिपरेशन होता है, उसके बाद आप एफर्ट खुद भी लगाने लग जाएंगे। हम अपने आप पर आप लोगों को पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते। हम और हमारी टीम यह चाहते हैं कि हमारे पढ़ाने के तरीके से आप लोग इस चीज के लिए सक्षम हो जाएं कि आप लोग को खुद ही पता चल जाए कि ऐसे प्रिपरेशन जल्दी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें करियर फाउंडेशन के साथ। आज 1 से लेकर के 2 लाख लोगों का परिवार करियर फाउंडेशन होने जा रहा है, और इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारी टीम पर, हम पर और इस करियर फाउंडेशन पर आप लोगों ने इतना विश्वास जताया है। और हम ये वादा करते हैं आप लोगों से कि हम आपके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। आज रात्रि और से सुबह तक आपका ये परिवार 2 लाख लोगों का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ नए अंदाज में, नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों के लाभ के लिए, आप लोगों को सक्षम बनाने के लिए, आप लोगों को अपने बेहतर कल की ओर ले जाने के लिए हमारा पूरा परिवार, हमारी पूरी टीम लगातार जिस प्रकार से मेहनत कर रही है उस मेहनत को और बढ़ाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने हम पर, हमारी पूरी टीम पर भरोसा जताया है, विश्वास जताया है, उसके लिए हम आप सभी का शुक्रगुजार हैं। ज्यादा कुछ अभी तो नहीं कहेंगे, लेकिन सब्सक्राइबर 2 लाख के बाद मैं आप लोगों से मिलने आऊंगा, और फिर वहां पर बातें होंगी आगे की कि आगे की रणनीति कैसी होगी, आगे की प्लानिंग क्या होगी और क्या होगी महाघोषणा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में मैंने पूरा पॉलिटिकल सिस्टम के बैकग्राउंड को आप लोग को समझाने का प्रयास किया, और आप लोग बहुत कुछ सीखे भी होंगे। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैथ्स की क्लास का टाइम हो चुका है, तो मैं आप लोगों से अब विदा लूंगा। मिलते हैं फिर, मैथ्स के सर मिलेंगे, उसके बाद हम भी मिलेंगे। देखिए आज अगर 2 लाख सब्सक्राइबर आज ही होता है तो फिर मिलेंगे, नहीं तो फिर सुबह मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को। और मेरा जो अंदाज आप लोगों के सामने अंत में होता है वही कि कुछ भी करें हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करें। केवल प्रिपरेशन नहीं, जो भी काम करें हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करें। उससे क्या होगा कि आपके साथ हमेशा पॉजिटिव ही होगा, आपका माइंड उसी और अप्रोच में काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर।